लखनऊ से खबर है जहां सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा। अब से कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी। सांसदों और विधायकों के साथ बैठक में यूपी के सियासी माहौल को समझेंगे जेपी नड्डा। 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं और बूथ सम्मेलन कार्यक्रम को जेपी नड्डा ने संबोधित भी किया है। तो अब से कुछ देर बाद विधायकों और सांसदों के साथ बैठेंगे और बातचीत करेंगे। बीजेपी के जो तमाम विधायक सांसद हैं यूपी के, उनके साथ बैठकर बातचीत होगी। सांसदों और विधायकों के साथ चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे कि आने वाला समय जो चुनावों का है, अभी पंचायत चुनाव है, उसके बाद 2022 में विधानसभा के चुनाव होंगे, तो इन चुनावों को लेकर कमर कस चुकी है बीजेपी। और यूपी में जो सियासी तापमान है, जो राजनीतिक समीकरण है, उनको मापने के लिए, समझने के लिए जेपी नड्डा एक बैठक करेंगे। अब से कुछ देर बाद सांसदों और विधायकों के साथ ही बैठक है। थोड़ी देर में सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में यूपी के सियासी माहौल को भी समझेंगे जेपी नड्डा। तो 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं। पार्टी पदाधिकारियों के साथ जेपी नड्डा ने बैठक की है। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। पुनीत, अब से कुछ देर बाद सांसदों और विधायकों के साथ बैठेंगे जेपी नड्डा। कहीं ना कहीं सियासी समीकरणों को समझने की कोशिश है और साथ ही साथ सियासी तापमान मापना चाहते हैं, क्योंकि अब चुनावों का समय है, अब जनता के भी जाने का समय है। जेपी नड्डा किस कहना चाहिए एक्शन लाइन पर काम कर रहे हैं, या फिर उनका थॉट प्रोसेस अभी यूपी को लेकर क्या है? देखिए, सीधे तौर पे 2021 का पहला दौरा है और ऐसे वक्त जेपी नड्डा आए हैं जब मंत्रिमंडल के विस्तार की भी चर्चा है, पंचायत चुनाव है और 2022 की रूपरेखा तैयार करनी है। जब से आए हैं तब से लगातार बैठक कर रहे हैं। बूथ के जो अध्यक्ष हैं, सबसे बड़ी बात है कि बूथ को मजबूत करके ही भाजपा अपनी जीत हासिल करती है और बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक करने के बाद में अब सांसदों और विधायकों के साथ भी बैठक है। फीडबैक ले रहे हैं पूरी तरीके से, एक एक व्यक्ति से जानना चाहते हैं, इस बात को जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार का फीडबैक क्या है, जमीनी स्तर पर क्या काम हो रहा है। सांसद विधायक से बैठक के बाद में योगी सरकार के मंत्रियों के साथ भी एक बैठक है 6 बजे। उसके बाद 8 बजे कोर कमेटी की बैठक होगी। बताया जा रहा है कि योगी सरकार के मंत्रियों से इंडिविजुअल मुलाकात करेंगे, उनका फीडबैक लेंगे। 10 बजे एक बैठक और होनी है। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बैठकों का आज जो दौर है वो 2022 के एक्शन प्लान को लेकर के पूरी तरीके से तैयारी है और पंचायत चुनाव को लेकर के भी कहीं ना कहीं जेपी नड्डा फीडबैक ले रहे हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव और नगर पंचायत चुनाव से जो भी नतीजे निकल करके सामने आएंगे वो पार्टी की आगे की दिशा और दशा तय करेंगे। ऐसे में कहीं कोई चूक ना हो जाए, उसको लेकर के जेपी नड्डा खासा एक्टिव नजर आ रहे हैं और लगातार अब जिस तरीके से सांसद और विधायकों के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद योगी सरकार के मंत्रिमंडल के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, फिर एक कोर कमेटी की बैठक होनी है और रात में पार्टी के आंतरिक मामलों की बैठक रात 10 बजे होनी है। जी, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए, जैसे कि बैठकों का दौर चल रहा है, अभी जिस तरीके से जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को अभी संबोधित भी किया, अभी कुछ देर पहले जो कार्यक्रम था और उसमें बातचीत भी हुई, उनका ये कहना साफ है कि देखिए, जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है, संगठन की जिम्मेदारी उठाना बहुत महत्वपूर्ण है। अब पद मिलता है नहीं मिलता, मंत्रिमंडल में रहते हैं नहीं रहते, ये अलग के मैटर्स हैं। क्या ये कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने का तरीका है कि कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारी मिले वो उसे अपना धर्म समझ के निभाएं? देखिए, सीधे तौर पे अगर हम जेपी नड्डा के पूरे कार्यक्रम को देखें तो उन्होंने सबसे पहले बूथ अध्यक्ष, हर एक बूथ को मजबूत करने का जो उनका प्लान रहता है, जहां दूसरी पार्टियां रूपरेखा नहीं तैयार कर पा रही हैं 2022 के लिए, वहीं अगर हम ये बात कहें कि जेपी नड्डा ने 2022 की रूपरेखा की तैयारी शुरू कर दी है तो ये कहना गलत नहीं होगा। उसके बाद जिन लोगों को नया एमएलसी बनाया गया उनको भी साफ तौर पर संकेत दे दिया कि अगर आपको मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो भी ठीक है, नहीं मिलती है तो भी आपको काम करना है, कार्यकर्ता की तरीके काम करना है। हर एक कार्यकर्ता को संबोधित किया है और कहीं ना कहीं एक जोश भरा जो उनका भाषण था, वो कार्यकर्ताओं में एक जोश फूंकने वाला संबोधन जो उनका था, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होता हुआ अभी नजर आता है। जिस तरीके से आप उपचुनाव देखिए, बीजेपी को जीत हासिल हुई है। लगातार अब जिस तरीके से रूपरेखा वो तैयार कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, अब पार्टी के जो सांसद और विधायक हैं उनसे बात करेंगे, सरकार से लेकर संगठन तक की चर्चा होगी और सीधे तौर पर जो मंत्रिमंडल को लेकर के चर्चा है, वर्तमान में जो मंत्री हैं उनसे चर्चा होगी और उसके बाद 8 बजे कोर कमेटी की बैठक होगी। जेपी नड्डा सीधे तौर पे अगर हम कहें कि नगर पंचायत के और जिला पंचायत के जो चुनाव हैं और उसके बाद 2022 में पार्टी की किस तरीके से रूपरेखा तैयार करनी है, अगर वो पूरी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। जी
ठीक है, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए क्या अभी ऐसी कोई चर्चाएं हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी मिले आप मंत्रिमंडल में रहे ना रहे ये मैटर नहीं करता, जो जिम्मेदारी मिले उसे निभाएं, क्या कुछ ऐसी चर्चाएं हैं कि क्योंकि अभी हाल फिलहाल में चर्चा तो ये भी है कि कैबिनेट का विस्तार होना है, कुछ रिशफलिंग होनी है कैबिनेट में, तो कुछ चर्चाएं इस बात की शुरू हुई है कि किसको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, किसी को यह जिम्मेदारी को बदला जा सकता है? देखिए, सीधे तौर पर अभी ये कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि किसी की भी नाम की घोषणा अभी तक नहीं करी गई है, लेकिन जिस तरीके से संकेत जेपी नड्डा ने साफ दिए हैं, जो नए एमएलसी बने हैं उनको खास तौर करके संकेत दिया है कि अगर आपको मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो भी ठीक है, नहीं मिलती है तो भी आपको काम करना है, कार्यकर्ता के तरीके काम करना है। अरविंद शर्मा जो 16 साल पीएम मोदी के साथ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की धरती से अपना राजनीतिक कैरियर शुरू कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके नाम को लेकर के भी चर्चा हो रही कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और उनको गृह विभाग दिया जा सकता है, लेकिन सीधे तौर पर अभी किसी भी तरीके की कोई घोषणा नहीं हुई है। लेकिन कार्यकर्ता से लेकर के एमएलसी हो या विधायक हो या सांसद हो, सभी को जेपी नड्डा एक ही संदेश दे रहे हैं कि आपको पार्टी के लिए कार्य करना है, अपने सीधे तौर पर निजी भाव से आगे बढ़ करके आपको पार्टी के लिए काम करना है, निस्वार्थ काम करना है, और जिस तरीके से हम जीत हासिल करते आए हैं अगर सब मिल करके काम करेंगे तो आगामी चुनावों में भी हमें जीत हासिल होगी। जी, जिस तरीके का सियासी तापमान मापने की कोशिश नड्डा कर रहे हैं, एक साल पहले से यह तैयारी शुरू हो गई है, क्या आपको लगता है कि जो हमेशा का स्टाइल रहा बीजेपी का, चाहे वो 2017 में हमने देखा, 2014 में देखा, 2019 में देखा, जो स्टाइल है कि आप पहले से अपनी तैयारी को इतना शुरू कर दीजिए कि आप बूथ स्तर तक, आप पन्ना प्रमुख तक इतने मजबूत हो जाएं कि दूसरी पार्टियों को वो उस मजबूती को ताल्लुक करने में काफी समय लगे, क्या ये उसी की तैयारी है? जी, आगामी चुनाव में अब कुछ ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और जिस तरीके से पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा है जो पंचायत चुनाव में आता है। पंचायत चुनाव में बहुत से लोग भाग लेंगे और पंचायत चुनाव के जो रिजल्ट आएंगे, पंचायत चुनाव में जनता जिनको चुनेगी यही पार्टी के आगे की दिशा और दशा तय करेंगे। इसके साथ ही 2017 के कई बूथ ऐसे थे जहां पर बीजेपी को कम वोट पड़े थे। अब अगर हम ये कहें कि उस बूथ को भी मजबूत करने की पूरी तैयारी है और बूथ से जिस तरीके से जीत हासिल करके भाजपा चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो सरकार बनाने में सफल साबित होती है, तो बूथ अध्यक्ष जो थे उनको एक संदेश दिया है, गुरु मंत्र दिया है आज जेपी नड्डा ने, साथ में कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया है और विधायक और सांसद, क्योंकि पिछले कई वर्षों में देखा कि कई विधायक और सांसद कभी सरकार से खपा थे तो कभी संगठन से खपा थे, उनसे फीडबैक लेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार होना और वर्तमान में जो मंत्री काम कर रहे हैं उनसे भी उनके काम का फीडबैक लिया जाएगा और अब इस बात को पूरी तौर से कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना भी लगभग तय है। और एक संकेत भी जेपी नड्डा ने साफ तौर पे दे दिया जो नए एमएलसी बने उनको कि अगर आपको मंत्रिमंडल में जगह नहीं भी मिलती है तो एक कार्यकर्ता की तरह काम करिए, सीधे तौर पर बूथ को मजबूत करके जो एक प्लान रहता है चुनाव जीतने का उसकी रूपरेखा जेपी नड्डा तैयार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, पुनीत, और बातचीत करने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी दफ्तर में भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिमा का अनावरण किया। बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और ये भगवान श्री राम की प्रतिमा का अनावरण यहां पर करने के बाद एक तरह से अगर देखा जाए तो ये 2022 के लिए एक शुभ संकेत भी कहा जा सकता है, क्योंकि आपने देखा था कुछ दिन पहले लोक भवन के अंदर जब राम की तस्वीर लगाई गई थी, रामलला की, तो तभी से अगर देखें भगवान राम के आशीर्वाद के साथ यूपी की नैया पार लगाने के लिए बीजेपी लगातार चल रही है और ऐसे में भगवान राम की एक प्रतिमा बीजेपी ऑफिस में लगाई गई है। आज जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनावरण इस प्रतिमा का किया है। बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोजगार का सबसे हाईटेक प्लेटफॉर्म देगी योगी सरकार। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ लॉन्च करेंगे उद्यम सारथी ऐप और यूपी दिवस पर लॉन्च करेंगे उद्यम सारथी ऐप। ओडीओपी के तहत लॉन्च होगा उद्यम सारथी ऐप। अब एक क्लिक पर रोजगार की हर जानकारी मिलेगी। युवाओं को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। रोजगार का सबसे हाईटेक प्लेटफॉर्म देगी योगी सरकार। यूपी दिवस पर लॉन्च करेंगे उद्यम सारथी ऐप। ओडीओपी के तहत लॉन्च होगा ये उद्यम सारथी ऐप। रोजगार का सबसे हाईटेक प्लेटफॉर्म ये होगा। एक क्लिक करने पर रोजगार के तमाम अवसर आपके मोबाइल पर होंगे। ये सारथी ऐप आपको हाईटेक बनाएगा, रोजगार आपको दिलाएगा। तो रोजगार का सबसे हाईटेक प्लेटफॉर्म बनेगा ये सारथी ऐप। रोजगार का हाईटेक प्लेटफॉर्म योगी सरकार लेकर आ रही है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ उद्यम सारथी ऐप लॉन्च करेंगे। यूपी दिवस पर लॉन्च करेंगे उद्यम सारथी ऐप। ओडीओपी के तहत लॉन्च होगा उद्यम सारथी ऐप। आलोक राय असिस्टेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, ये उद्यम सारथी ऐप किस तरह से काम करेगा और जो हम रोजगार का हाईटेक प्लेटफॉर्म इसे कह रहे हैं, ये आखिर क्यों? निश्चित रूप से अगर बात की जाए उद्यम सारथी ऐप की
तो इसको रोजगार का हाईटेक इसलिए ऐप कहा जा रहा है क्योंकि इस मोबाइल ऐप पर सारी सूचनाएं होंगी और वो योगी सरकार एक कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश युवाओं को जो है रोजगार उपलब्ध कराया जाए, उन्हें स्वरोजगार बढ़ाया जाए ताकि वो नौकरी मांगने की बजाय नौकरी देने वाले की स्थिति में आ जाए। और इसीलिए सरकार ने तैयारी की और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर ओटीओपी के तहत मुख्यमंत्री इसको जो है लॉन्च करेंगे। उद्यम सारथी ऐप जो हो उसमें तमाम सूचनाएं हैं, खासकर रोजगार को लेकर के किस तरह से बिजनेस शुरू करना है, एमएसएमई का बिजनेस शुरू करना है, किस तरह से उसमें जो है प्रोसेसिंग होगी, किन अधिकारियों से मिलना है और किन किन सूचनाओं की जरूरत पड़ेगी। जो कुछ भी जरूरत होगा बिजनेस शुरू करने के लिए वो सारी जानकारियां A to Z इस एक क्लिक यानी इस उद्यम सारथी ऐप पर उपलब्ध होंगी। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी युवा को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, सारी जानकारियां इसी में उपलब्ध रहेंगी इसी ऐप पर और इसके द्वारा वो अपना बिजनेस शुरू कर सकेंगे। इसी ऐप के द्वारा उनको लोन मिलेगा, इसी ऐप के द्वारा उनको जो भी जरूरत होगी वो पूरी करी जाएगी। सरकार इसके लिए पूरी तैयारी कर रही है। तो जाहिर बात है ये एक बड़ी सुविधा सरकार देने जा रही है युवाओं को फोकस करके और इसकी बाकायदा लॉन्चिंग होगी यूपी दिवस पर 24 जनवरी को। तो कुल मिलाकर सरकार की एक बड़ी तैयारी है युवाओं को उद्यमी बनाने की, उनको स्वरोजगार की ओर अग्रसर करने की। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं लोहिया संस्थान में एमबीबीएस छात्रों ने काटा हंगामा, पर्चा बनवाने पहुंचे दर्जनों छात्रों ने कर्मचारी से मारपीट की। छात्रों ने दुर्गेश नाम के कर्मचारी को जमकर पीटा। छात्रों ने काउंटर के शीशे और कंप्यूटर तोड़ा। आपको बता दें तोड़फोड़ के बाद ओपीडी में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। अरे वो ये यार क्या नाम था कर दिया है अरे वो ये यार तो पर्चा बनवाने पहुंचे दर्जनों छात्रों ने कर्मचारी से मारपीट की। लोहिया संस्थान में एमबीबीएस छात्रों ने जमकर हंगामा काटा। लखनऊ के लोहिया संस्थान के अंदर यह हंगामा काटा गया। क्या नाम था कर दिया है नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, ये हंगामा छात्रों की तरफ से क्यों काटा गया, क्या कुछ मामला है ये? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश हर किसी को है, जिसके चलते लंबी लाइनें अस्पतालों में देखी जा सकती हैं और वहां पर भी कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करना अनिवार्य है। लेकिन जो एमबीबीएस के छात्र थे जिन्होंने तांडव लोहिया अस्पताल के अंदर मचाया, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो स्टाफ के हैं, जिसके चलते उनको इलाज पहले दिया जाए। और पर्चा बनवाने को लेकर ये पूरी कहास थी, जिसके बाद दर्जन भर छात्रों ने कर्मचारियों को जमकर पीटा, उसके साथ कंप्यूटर तोड़ दिए, शीशे तोड़ दिए। तो ये तमाशा करीब आधे घंटे तक वहां पर चलता रहा, लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसा व्यक्ति या जिम्मेदार अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा जो इन छात्रों को रोक सके। ये लोहिया अस्पताल में कोई पहली घटना ऐसी नहीं है जब एमबीबीएस के छात्रों के द्वारा वहां पर तोड़फोड़ की गई हो और कर्मचारियों को पीटा गया। उससे पहले भी कई बार जो है कर्मचारियों को पीटने का मामला प्रकाश में आया, जिसके बाद जो कर्मचारियों ने एक साथ में आंदोलन कर हड़ताल कर दी, जिसके बाद लोहिया प्रशासन को मजबूरन ऐसे छात्रों के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज जिन छात्रों ने दुर्गेश नाम के कर्मचारी को पीटा है और काउंटर के शीशे के साथ कंप्यूटर को तोड़ डाला, उनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई होती है और क्या कुछ आगे कर्मचारियों की तरफ से रणनीति रहेगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कानपुर पुलिस का मिशन लंगड़ा अभियान शुरू हुआ है। आपको बता दें बिठल पुलिस ने शातिर अपराधी से मुठभेड़ की। मुठभेड़ में अपराधी शिवकरण के पैर में गोली लगी। नून नदी के पास अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। अपराधी के ऊपर दर्ज है कई आपराधिक मुकदमे और ऐसे में नून नदी के पास अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें अपराधी पकड़ लिया गया। अपराधी शिवकरण, जिसके पैर में गोली लगी है। शिवकरण काफी समय से वांछित था और लगातार इसकी तलाश भी चल रही थी। कानपुर पुलिस का ये मिशन लंगड़ा अभियान
बिठल पुलिस की शातिर अपराधियों से मुठभेड़ हुई। कानपुर पुलिस का मिशन लंगड़ा अभियान है। बिठल पुलिस की शातिर अपराधियों से मुठभेड़ भी रही। कानपुर से रामजी शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामजी, ये अपराधी शिवकरण जैसा नाम बताया जा रहा है, फिलहाल आप पुलिस की गिरफ्त में है, क्या कुछ इसका रिकॉर्ड है? जो अपराधी है शिवकरण जो है ये काफी हार्डफुल क्रिमिनल्स के खिलाफ 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पिछले काफी समय से इस अपराधी की पुलिस को तलाश थी और ये सिर्फ रात के अंधेरों में अपराधी को घटना को अंजाम देता था और जो घनी आबादी थे तो वहां से फरार हो जाता। लगातार तलाश जारी थी, पुलिस को सूचना